देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदे और आज हमारे साथ एक ऐसे नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं जो हमेशा हमें अपनी रियलिस्टिक सिनेमा के थ्रू उसी दुनिया में ले जाते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर प्रकाश शाह जो आ रहे हैं बहुत जल्दी आश्रम वेब सीरीज के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत सर पंजाब केसरी। कैसे हैं आप? थैंक यू नमिता जी, गॉड ब्लेस यू। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ सर। क्या कह रही हैं आप? वहाँ बारिश वारिश हो रही है कि नहीं? बहुत ज्यादा, आज तो पूरा मौसम काला हो रहा है। कमाल है, यहाँ तो 12 दिन से हम लोगों ने सूरज नहीं देखा मुंबई में। अच्छा, अभी आप कहाँ पर हैं सर? मुंबई अपने दफ्तर में। अच्छा, ओके ओके। सो सर, जैसे आश्रम अभी आ रही है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपको इस वेब सीरीज के लिए। मैं जानना चाहूंगी आपकी, हमने बीते जितनी भी हमने फिल्में देखी हैं आपकी कुछ सालों में, बहुत ज्यादा ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशियो पॉलिटिकल होते हैं, तो ये बनाने की कुछ खास वजह है? सिंस आप बिहार से हो, इसलिए पॉलिटिकल फिल्मों पे ज्यादा जोर दिया जाता है या फिर कुछ और वजह है इसकी? ये आप लोग सोचते हो कि मेरी फिल्में पॉलिटिकल है, मैं तो कहानियां कहता हूँ दोस्त। कहानियां मिलती उधर ही हैं ज्यादा करके और ऐसा कुछ हो जाता है, बट आई एम प्राइमरली ए स्टोरी टेलर। अभी मेरी एक फिल्म आई है परीक्षा 6 अगस्त को, और उसमें कहानी है छोटी सी। आश्रम भी जो है, आश्रम की कहानी मुझे मेरे पास प्लेटफॉर्म लेके आए, और हबीब की लिखी हुई कहानी थी, बड़ी खूबसूरत कहानी थी आश्रम की, और काफी लंबी, कुछ 60-65 पन्ने की कहानी थी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसका टेक, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं किसी गॉडमैन के ऊपर में। ये गॉडमैन नहीं, ये आम मैन के ऊपर है, आदमी के ऊपर है, हमारी जो जनता है उसके ऊपर है, क्योंकि वो हमारे यहाँ जो है वो विश्वास कर लेते हैं। हमारे गांव में मतलब वो है नहीं, कहीं कंपाउंडर का काम किया हुआ, 4 दवाइयों के नाम मालूम है, वो क्वैक डॉक्टर बन जाता है, और लोग उसके यहाँ सुबह से लाइन लगा देते हैं कि कुछ कर देगा इलाज हमारा। तो वैसे ही हमारे लोग हैं, उनको लगता है, उनको मन में लगता है कि हमको बैतरणी पार करा देगा ये आदमी, हमारे को मोक्ष दिला देगा, हमारे को कुछ कर देगा। वो आदमी जो है वो क्रिमिनल होता है, और वो बाबा का चोगा पहन के बाबा बन जाता है। ये किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता। और इस पूरे वेब सीरीज में ना कहीं किसी धर्म की चर्चा है, ना कहीं किसी भगवान की चर्चा है, ना किसी रिचुअल की चर्चा है, कोई ऐसी बात ही नहीं, सिर्फ मैनिपुलेशन है। इसीलिए हमने डिस्क्लेमर पहले किया था, क्योंकि हम अपने गुरुओं का, धर्म का, अभी सभी संप्रदाय का, सभी आस्था का, सभी इंस्टीट्यूशन का हम बहुत सम्मान करते हैं। मैं खुद रोज पूजा करता हूँ। मेरी माँ मतलब ऐसी रिलीजन में और अपने धर्म में विश्वास रखने वाली थी, वैसी ही शिक्षा हमको दी है। लेकिन जब विकृति होती है और आम आदमी, इनोसेंट आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी अपना विश्वास किसी में रख देता है और उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो जो सही गुरु है, सही बाबा है, सही धर्म रक्षक है, वो बदनाम होता है। और जी सर, ये वेब सीरीज उसी के बारे में है। तो धर्म वैसे भी हमारे देश में एक बड़ा सेंसिटिव सा मुद्दा रहता है हमेशा। लोगों को विश्वास और अंधविश्वास दोनों के बीच में जो थिन लाइन होती है, उससे कई बार ये जुड़ा रहता है, और लोगों के सेंटिमेंट्स काफी अटैच रहते हैं। हम बॉबी देओल को इसमें देख रहे हैं, कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि राम रहीम की जिंदगी से इंस्पायर्ड है, सिर्फ उन्हीं की लाइफ पे बेस्ड है, या कुछ और ऐसे ढोंगी बाबा भी हैं जिनकी जिंदगी को आगे दिखाने की कोशिश की आपने, या उनके ढोंग? अभी पिछले 3 मिनट से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसी पे बेस्ड नहीं है। मैं आपको यही सफाई दे रहा था। वही प्रश्न आप मुझसे पूछ रही हैं कि किस पर बेस्ड है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपको समझाऊं। राम रहीम जी हों, या बाबू आशाराम जी हों, या दूसरे हों, या तीसरे हों, जिनके बारे में चर्चा हो रही है, उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। उनके अच्छे कर्मों के बारे में, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं। सारी दुनिया सब कुछ जानती है। मैं नया क्या बताऊंगा, और मैं क्यों उनके ऊपर बनाऊं? बॉबी देओल को इसमें लेने की कोई खास वजह रही, क्योंकि इससे पहले उनको इस तरह के किरदार में नहीं देखा गया कभी? इसीलिए लिया है कि उसको इससे पहले उस किरदार में नहीं देखा गया, इसकी वजह से उसको लिया है कि एक ऐसे ढोंगी बाबा का जो है वो मतलब
ऐसा इनोसेंट फेस है, वो बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए उसको कास्टिंग करेंगे। अच्छा सर, 70s 80s के अगर सिनेमा की बात करें तब दो तरह के सिनेमा हुआ करते थे, एक तो पैरेलल और एक मेन स्ट्रीम। आपने बीच का रास्ता अपनाया, हर तरह के मुद्दे पर आप फिल्म लेकर आए, तो उसकी इंस्पिरेशन कहूंगी या रीजन कहूंगी, क्या रहा? नहीं, ये 70s और 80s में इसको मत बांटिए। बहुत पहले से, जब से सिनेमा बनना शुरू हुआ, जब से रचनात्मक काम शुरू हुआ, तब से हर तरह का काम होता है, क्योंकि हर तरह के लोग सोचने वाले होते हैं, हर तरह के कहानीकार होते हैं, हर तरह के कथाकार होते हैं, गीतकार होते हैं। वो फैंटेसी में भी काम करते हैं, वो माइथोलॉजी में भी काम करते हैं, वो रियलिटी में भी काम करते हैं, और जो कहानी बन जाए अच्छी, वो चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दो बीघा जमीन थी, मदर इंडिया थी, और बहुत सारे ऐसे अछूत कन्या थी, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बनी हैं और आज भी बन रही हैं। तो ये कोई 70s और 80s का मामला नहीं है, ये हमेशा से रहा है। और ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि मैंने बीच का रास्ता लिया, क्योंकि आम दर्शक तक पहुंचने के लिए उनकी भाषा में बात करना जरूरी होता है। आप किसी नई जगह पे जाएं और वहां की भाषा में बात करें तो लोग आसानी से आपसे कम्युनिकेट करते हैं। तो सिनेमा की भी अपनी भाषा होती है। बिल्कुल। तो आम दर्शक की जो भाषा है, उसकी भाषा में बात करते हुए मैं अगर अपनी बात कह सकूं, इसी का प्रयास करता रहता हूँ। सर, आपने बहुत सारी अपनी फिल्मों को खुद लिखा भी है। ये दिस इज वन की आपने कहा कि आपके पास जब लिखी हुई ये फिल्म आई तो आपको लगा कि आपको ये फिल्म एज अ डायरेक्टर करनी चाहिए। आपने प्रोड्यूस भी किया सिंस आश्रम को। तो मैं ये जानना चाहूंगी, एज अ डायरेक्टर अगर हम बात करते हैं, तो जब आपके पास खुद की लिखी हुई कोई स्टोरी होती है और कोई और राइटर जब आपके पास कोई स्टोरी लेकर आता है, किसी और की लिखी हुई स्टोरी आती है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है सर? डिफरेंस क्या होगा? कंटेंट होता है। कंटेंट हमको वर्क करना चाहिए। एज ए डायरेक्टर आप कंटेंट पे काम करते हैं और कंटेंट को अपने हिसाब से आप मोल्ड करते हैं, बट बेसिक कंटेंट सही होना चाहिए, कहानी सही होनी चाहिए, उसके मोड़ तोड़ सही होने चाहिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट सही होना चाहिए, उसकी पर्पस सही सामने आनी चाहिए। इन सारी चीजों को हम देखते हैं। हम खुद भी लिखेंगे तो वैसा ही लिखेंगे, और बहुत सारे लोग जब लिखते हैं, अगर वो चीजें उस मापदंड पे सही आती हैं तो काम करते हैं, नहीं तो जो टीम होती है, राइटर्स की टीम होती है, उनके साथ फिर मिलके काम होता है। तो चाहे मैं लिखूं चाहे दूसरा लिखे, कि मैंने बहुत सारी फिल्में जो मैंने बनाई हैं वो सब मैंने खुद लिखी हैं। बट ये इसमें लिखने में मेरा एक एज एन ऑब्जर्वर, एज ए डायरेक्टर मेरा काम था, कमेंट करता था, अपने नोट्स देता था, और राइटर्स की टीम काम करती थी। आजकल की अगर बात करते हैं, बॉलीवुड की एक अलग सी इमेज सबके सामने आई है आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत अनटाइमली डिमाइस। अगर बात करें नेपोटिज्म या ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म की बड़ी बातें होने लगी, और नेपोटिज्म की वजह से कई स्टार किड्स को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा सड़क 2 के ट्रेलर को लोगों ने कितना डिसलाइक किया है, एक्सेप्ट फॉर लाइकिंग। इनफैक्ट व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स कि बॉलीवुड माफिया एक शब्द सबके सामने आ रहा है कि माफिया जो है वो पूरे बॉलीवुड का चलाता है। आप सिंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं ईमानदारी से, मुझे नहीं पता इन चीजों के बारे में, क्योंकि आप उठा के देख लेना, मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूं, और ये सारी बातें सोशल मीडिया पे होती हैं। मुझे वाकई नहीं पता है कि क्या लोग बात कर रहे हैं, कहाँ लोगों की नेपोटिज्म की बात हुई है, कहाँ कौन सा सोशल मीडिया है, माफिया है। मुझे नहीं पता इन चीजों के बारे में। मैं अपने काम में लगा रहता हूँ और मुझे उसमें बड़ा मजा आता है। सुशांत सिंह राजपूत की अगर और बात करें तो लाइक सुप्रीम, अभी तो सीबीआई जांच में आ गया ये, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। हाँ, ये पता चला है जी। तो इस पे क्या कहना है आपका? मतलब आपको लगता है कि ये केस, मतलब सुशांत सिंह राजपूत कहीं के बच्चे होते? कहने का मतलब है कि इतने नौजवान, ऐसी अच्छी उम्र में इतना बढ़िया काम कर रहे आदमी, यार सुनता हूं कि बहुत अच्छे इंसान थे। मुझसे कभी व्यक्तिगत मुलाकात उनकी नहीं हुई, बट हर आर्टिस्ट का सम्मान होना चाहिए, और उनके साथ अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना हुई है या किसी भी तरह का ऐसा अपराध हुआ है तो उसका तो खुलासा होना ही चाहिए। अच्छी बात है। अब जैसा सब चाह रहे थे, जैसे सबकी मान्यता थी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बारे में पता चलना चाहिए, तो अब हो गया सीबीआई इंक्वायरी का। अब उम्मीद करता हूं कि सीबीआई भी अपना ईमानदारी से इंक्वायरी करके और चीज को सामने लाएगी। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की 2 साइड सामने आई है, एक नेगेटिव इमेज लोगों के मन में आई है। आप सिंस मुंबई में काफी टाइम से हो, और महाराष्ट्र सरकार का भी इसमें नाम आया
कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उसमें इन्वॉल्व की जा रही हैं. सो दिस सुशांत वाला जो पूरा मिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेम बन के रह गया है. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने खास करके फॉलो नहीं किया इन चीजों को, और मुझसे बेहतर सब लोग समझते हैं. मेरी इसमें राय और जजमेंट देना सारी चीजों को ठीक से जाने बगैर अच्छा नहीं होगा. ओके, वैसे आजकल की अगर पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करें तो आप इस पे भी कोई फिल्म प्लान कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर में? नहीं, आजकल का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत बढ़िया है. हमारे देश के अंदर में स्टेबिलिटी है. हमारे देश के अंदर में जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है वो सही है. विपक्ष अपना काम कर रहा है, पक्ष भी अपना काम कर रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं और देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है. इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसमें पॉलिटिक्स एज सच बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. पॉलिटिक्स में हर तरह की चीजें होती रहती हैं. आज ही नहीं हुई है, चाणक्य के जमाने से हो रही है, उससे पहले से हो रही है, और वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है. तो मैं तो करता ही रहता हूँ. जो समझ में आता है वो बनाता ही रहता हूँ. किन मुद्दों पे फिल्में देखना प्रकाश सर को बहुत पसंद है? देखना हर चीज देखता हूँ. मैं कॉमेडी भी देखता हूँ, मैं मिस्ट्री भी देखता हूँ, मैं माइथोलॉजी भी देखता हूँ, मैं रियलिस्टिक सिनेमा भी देखता हूँ. मुझे हर चीज अच्छी लगती है. तो कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं और दूसरे डायरेक्टर्स जो प्रकाश सर के फेवरेट हैं या उनको बड़े पसंद है उनकी फिल्में देखते हो? ऐसा नहीं है, कोई डायरेक्टर की बात नहीं होती. हम कहते हैं कि बहुत सारे हम अच्छा काम करने वाले बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं. फिल्में अच्छी हो जाती हैं हमसे ही. कभी कभार बहुत अच्छी फिल्म बन जाती है. मतलब अच्छी फिल्म का मतलब जो कनेक्ट बहुत इजीली करती है, जो लोगों के साथ लोगों पर अपनी छाप छोड़ती है, ऐसी फिल्में होती हैं. तो हर आदमी हर वक्त हर फिल्म उस लेवल की नहीं बना सकता. तो बहुत सारे नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हमारे सब मित्र लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं. और मुझे जो भी काम हो रहा है, देखो क्या है, हर आदमी, हर फिल्मकार अपने विषय में विश्वास रख के काम करता है, पूरी लगन के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करता है. वो कभी कभी कनेक्ट होती है, कभी नहीं होती है. करेक्ट. कमर्शियल सिनेमा के बारे में आपने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि आप 100 करोड़ की फिल्म बनाना चाहते हैं. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अभी मुझे मतलब याद नहीं है ऐसा कुछ कह दिया हो मैंने 100 करोड़ की फिल्म. मैंने तो अभी 4 करोड़ की फिल्म बनाई, रिक्शा, वो भी सराही गई. और बहुत बड़ी फिल्म बनाई थी राजनीति, वो भी सराही गई. तो कहने का मतलब वो करोड़ से नहीं होता है, उसकी आत्मा होनी चाहिए. बिल्कुल सही कहा आपने. सो वही है कि जिस तरह का अगर मैं आपकी स्टोरी टेलिंग की बात करती हूँ तो एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप फिल्म को अपनी पूरा स्टोरी आइडिया को आप कंसीव करते हो, जिससे वो पर्दे पर जब आती है तो एक अलग ही सिनेमा में नजर आता है. सो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ गोइंग अबाउट कंसीविंग अ स्टोरी? वी वांट टू नो एक्चुअली. मुझे नहीं पता, मेरा कोई आइडिया, कोई प्रोसेस तो होता नहीं है. चीजें देखते देखते जन्म आ जाती है. जैसे कि मतलब यहाँ कुछ हरा देखा, कहीं पीला देखा, कहीं लाल देखा, कहीं सफेद देखा, वो सब मिलकर के रंग जुड़ करके बन जाता है. उसी तरह से होती है ये घटना, वो घटना, ऐसी बात वैसी बात, और यहाँ से कुछ और निकलता है. कई वर्षों तक चीजें चलती रहती हैं, प्रोसेस होती रहती हैं. फिर कुछ पात्र मिल जाते हैं, कुछ चीजें हो जाती हैं, वहीं से कनेक्ट होता है और बन जाती है कहानी. And how about the changes that has occurred in the last few years in cinema? आप तो इतने वक्त से हो इंडस्ट्री में, तो किस तरह से आप देखते हो इन चेंजेस को और कैसे एम्ब्रेस करते हो एज अ डायरेक्टर? आप कुछ बताने पड़ेंगे, मुझे तो कोई चेंज ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है. वो वर्क ऑल इन बॉलीवुड, हाँ, मतलब चीजें प्रोग्रेस होती हैं. मतलब डिजिटल हो गया है, फास्टर हो गया है, बहुत सारी चीजें हम नई तरीके से कर पा रहे हैं. लेकिन कंटेंट तो वही है. मैं तो कंटेंट प्रोड्यूसर हूँ. मुझे तो व्यक्तिगत पूछोगे तो कंप्यूटर मैंने सीखा ही नहीं. कंप्यूटर आज भी मैं हाथ से लिखता हूँ. लेकिन ये है सारी चीजें फिल्म मीडियम से निकल के डिजिटल मीडियम में चली गई. बहुत सारी चीजें आज हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट बहुत आसानी से. अब कहीं एक फिल्म मैंने अभी बनाई, कंप्लीट की है, उसका म्यूजिक डायरेक्टर लॉस एंजलिस में बैठा हुआ, वहीं से बैठ करके वो सारी म्यूजिक डायरेक्शन कर दी उसने. तो ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द एंटायर टेक्नोलॉजी, एंड दोज आर चेंजेस व्हिच बट
सम टोटल ऑफ द मैटर इज कि कंटेंट तो है ना, कहानी तो कहनी चाहिए, वो तो आज भी वही कहेंगे, कल भी वही कह रहे थे। तो एज अ डायरेक्टर अगर हम प्रकाश सर के स्ट्रेंथ्स की बात करें या उनके मोस्ट सैटिस्फाइंग पार्ट की बात करें तो वो क्या रहा है अब तक? कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आज भी पहले दिन की तरह नई पहली फिल्म बनाने की तरह रोज सीखते हैं और रोज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसी वैसी स्ट्रेंथ है ही नहीं। बल्कि आपकी बेटी ने, दिशा ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस फिल्म में आपको असिस्ट किया है, तो उन्होंने आपको सिखाया या आपने उनसे आपने उनको सिखाया इसमें? नहीं, तो कई फिल्मों में असिस्ट किया है उसने। अब तो वो खुद ही प्रोड्यूसर बन गई हैं। पहली फिल्म उनकी रिलीज भी हो गई, अब दूसरी फिल्म पे लगी हुई हैं जी। तो जो ये यंग जनरेशन होती है उनसे कुछ काफी कुछ सीखने को मिलता है आपको? सबसे सीखने को मिलता है। इतनी देर में आपसे बात करते करते कई चीजें सीख ली मैंने। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। इट्स एन ऑनर। मैं बहुत वक्त से आपसे बात करना चाह रही थी। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम। Thank you very much for having me, and it was great talking to you. God bless you. Thank you, sir.